हमारे द्वारा बोली जाने वाली कहानी किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। आकाश लौटकर आए तो चेहरे पर परेशानी, चिंता की लकीरें थी। चेहरा देखकर ही मैं कई आशंकाओं से घिर गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उन्होंने बस मुंह लटकाए हूं का जवाब दिया। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दूसरे दिन खबर मिली कि उन्हें फिर से दौरा पड़ा है। ये दूसरा अटैक था। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैंने कहा आपको जाना चाहिए। जब इस बार वो लौटकर आए तो चेहरा तनाव मुक्त था। मैंने सोचा लगता है सब ठीक है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बचना मुश्किल है, तुम्हें बुलाया है। सुनकर मैं चौंक पड़ी। उनके चेहरे से, उनके भाव से ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वो लगभग अंतिम सांसें ले रही थी। मासूम चेहरा जो 45 वर्ष की अवस्था में भी दिए की लौ की तरह जगमगाता रहता था, सूख कर काटा हो गया था। बड़ी दीनहीन और लाचार लग रही थी वे। उनकी हालत देखकर आंखें भर आई। मुझसे एकांत में बात करने की इच्छा जाहिर की। सभी कमरे से बाहर चले गए, आकाश भी। केवल मैं थी। मुख से कुछ अस्फुटित शब्द ही निकल रहे थे। निक्की, इस जीवन का कहा सुना माफ करना। और देख वो डायरी, आकाश के हाथ न लगे, उसे जला देना। दीदी, नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं उनसे लिपटकर रोने लगी थी। अरे पगली, रोते नहीं। पिताजी की सारी संपत्ति तेरे नाम लिख दी है, उसे स्वीकार करना। उनका हाथ मेरे सिर पर था। दुनिया वैलेंटाइन डे के रंग में डूबी थी। लाल सुर्ख गुलाब प्रेमिकाओं के सुंदर केशों की शोभा बने थे। प्रेम का पहला इजहार उनकी अंतरात्मा तक को महका रहा था। ठीक उसी दिन सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, दुनिया से दूर लेकिन अपने अधूरे अरमानों के साथ, उन्होंने मेरी ही बाहों में दम तोड़ा था। मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व ही उनका चेहरा पुनः जगमगा उठा, जैसे दिए की लौ अपनी मृत्यु से पूर्णतः संतुष्ट, जैसे कोई गिला शिकवा नहीं। काश उन्होंने कहने का मौका तो दिया होता। जो कुछ मेरा है वो सब आकाश भी उनका है। मैं बाहर आ गई। आकाश ने आतुरता से पूछा था, क्या हुआ? मैं पुनः रो पड़ी। देखा आकाश के चेहरे पर वही शांति, वही स्थिरता, वही सुकून। उनके परिवार में कोई शेष नहीं था। जो कुछ भी थे हम लोग ही थे। अंतिम संस्कार कौन करे? मैंने कहा आपको ही करना चाहिए। आखिर वो आपकी दोस्त थी। आकाश से जब मेरी शादी हुई तो उन्हें आकाश के आसपास ही पाया था। वो आकाश की हम उम्र थी। लोगों से सुना भी था कि वो आकाश की सबसे अच्छी दोस्त है। बड़े बाप की इकलौती बेटी। मेरी ससुराल से कुछ ही दूरी पर उनकी शानदार कोठी थी। कोठी के सामने ही बड़ा सा लॉन, नौकर चाकर, गाड़ी मोटर, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न। बाद में पता चला कि दोनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। ग्रेजुएशन के बाद आकाश ने सर्विस कर ली और वो पढ़ने के लिए शहर से बाहर चली गई। जैसा कि होता है, कोई लड़की अपने पति के साथ किसी और लड़की का नाम सहन नहीं कर सकती, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे दोस्त क्यों न हो। मैं भी कई शंकाओं से घिरती चली गई। क्या चक्कर है इनके बीच? केवल दोस्त या कुछ और भी? मेरी शादी को 5 साल गुजर गए। एक बेटा और उसके पीछे एक बेटी का जन्म हुआ। उसी की सालगिरह पर जब वो मेरे घर आई तो मैंने पूछा, आपके दोस्त ने तो शादी कर ली, 2 बच्चों के पिता भी बन गए, आपका क्या इरादा है? वो थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर बड़ी सहजता से बोली, शादी ब्याह संयोग की बात है, जहाँ संजोग हो वहीं होती है। मेरी समस्त शंकाओं के आधार पुख्ता हुए। 1 वर्ष बाद जब उनके पिता का देहांत हुआ तो उनके विवाह की प्रत्येक संभावना खत्म होती नजर आई। आकाश अभी भी कोठी जाते थे। एक ऐसी ही शाम थी जब आकाश काफी देर बाद भी न लौटे, तो मैं स्वयं कोठी जाने का फैसला कर चुकी थी। दरवाजा खोला तो देखा और उन्होंने बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? अंदर आओ। मैंने कुछ तलख लहजे में पूछा, आकाश यहाँ आए थे? अभी तक घर नहीं लौटे? क्या? वो भी चौंक पड़ी। यहाँ से तो काफी देर पहले ही। कहाँ गया होगा? मैंने आकाश का बचाव करना चाहा।
हो सकता है कहीं और चले गए हो। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, पहली बार हमारे यहाँ आई हो? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया था। उन्हीं से पता चला कि उनकी एक छोटी बहन भी थी। 15-16 साल की अवस्था में एक हादसे में उसका देहांत हो गया था। नाम था निक्की। उस दिन मेरे न चाहने पर भी उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन मान लिया, निक्की नाम दे दिया। फिर उस कोठी में मेरा आना जाना लगा रहता। मन में एक ही लालच था, कभी न कभी कोई ना कोई मौका तो मिलेगा। वैसे भी झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। लेकिन 25 साल गुजर गए, मुझे कोई मौका ना मिला। मेरी शंकाएं आधारहीन साबित हुई थी। तहे दिल से मैंने उन्हें अपनी बड़ी बहन मान लिया। मुझे लड़की का ब्याह करना था, सब कुछ तय हो गया, लेकिन पर्याप्त धन नहीं था। अच्छा लड़का, अच्छा खानदान हाथ से फिसलता नजर आ रहा था। लेकिन इन मुश्किलों में मेरा साथ उन्होंने दिया। आकाश ने उनसे कर्ज के तौर पर 2 लाख रुपए लिए। आशा थी कि लड़के की नौकरी लगते ही दोनों मिलकर कर्ज चुका देंगे। 2 साल गुजर गए, लड़के की नौकरी भी लग गई। इतनी बार आना जाना हो चुका था कि अब कोई औपचारिकता नहीं थी। नौकर ने बताया मालकिन अपने बेडरूम में है। मैं वहीं सीधे उनके कमरे में पहुंच गई। देखा तो वो पलंग पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। मुझे सामने पाकर सकुचाई और अपनी डायरी साइड में रख दी। लेकिन मैंने उनकी डायरी छीनते हुए कहा, मैं भी तो देखूं दीदी क्या पढ़ रही हो। नहीं, उन्होंने रोकना चाहा तो मैंने उल्हाना दिया। छोटी बहन भी मानती है और उससे पर्दा भी रखती है। मैंने डायरी देखनी शुरू की। बहुत खूबसूरत कविताएं थी। एक एक शब्द पूरे भाव के साथ कविता में उतरे थे। वाह दीदी, बहुत खूब, क्या कविताएं हैं। फिर मैंने पन्ना पलटा दिया, जो शायद नहीं देखना चाहिए था। डायरी का प्रथम पृष्ठ सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरे प्रिय आकाश के लिए। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। भीषण ज्वाला में मैं अपने आप को जलता महसूस कर रही थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। उफ, एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। मैं डायरी फेंक चलने को हुई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। निक्की सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और सुन लीजिए, मैं आपकी निक्की नहीं हूँ। प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारिए। यदि क्रोध की अभिव्यक्ति न हो पाए तो वो आंखों से आंसू बनकर उभरते हैं। मैं उनकी कर्जदार थी, उनसे छोटी थी, उन पर क्रोध जाहिर न कर सकी। आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। मुझे अपने बिस्तर पर बिठाते हुए उन्होंने कहा, निक्की, तू एक पल के लिए भी अपने आकाश का बंटवारा सहन नहीं कर सकी। मैंने तो उसे 25 सालों तक तेरे साथ। बस, मैं गुस्से से चीख पड़ी थी। यदि आकाश से इतना ही प्रेम है तो उनसे शादी क्यों नहीं की। जवाब मिला था, बड़े ही करुण शब्द थे वे। कर लेती, लेकिन क्या करूं, सब भाग्य का खेल है। हम दोनों कॉलेज में 3 साल तक साथ पढ़े। मुझे उससे प्यार हुआ। ये डायरी उसी जमाने में लिखनी शुरू की थी, लेकिन कभी आकाश से कह नहीं पाई। आगे पढ़ने के लिए शहर से दूर चली गई। फिर पता चला कि उसकी शादी होने वाली है तुझसे। मैं पागल सी हो गई। मन में आया कि सब कुछ आकाश से कह दूं कि उससे प्यार है। लेकिन एक ही डर मन में बार बार आता, जरूरी नहीं कि आकाश को भी मुझसे प्यार हो। और फिर उस लड़की का क्या दोष जिसने अब तक अपने पति के सपने भी देखने शुरू कर दिए होंगे। मैं खामोश रही, चुपचाप उसे तुम्हारा बनते हुए देखती रही। तुम्हारी सूरत में कहीं ना कहीं मुझे अपनी निक्की दिखाई देती। अपने दिल पर पत्थर रख लिया था ये सोचकर कि मैं न सही, मेरी छोटी बहन तो खुश है। अंतिम शब्द कहते कहते वो रो पड़ी। मैं अवाक थी। क्या कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है कि अपना पूरा जीवन। मैंने ही उन्हें सहारा दिया और दीदी कहने से भी अपने आप को न रोक पाई। दीदी, तो क्या अब तक आकाश को? नहीं, वो विचलित हो उठी। उसे न बताना, न जाने वो क्या सोचे। कहीं वो अपने आप को दोषी न ठहराए, जबकि जिंदगी के सारे फैसले खुद मेरे थे। गुनहगार मैं हूँ। जो सजा देना हो मुझे दे दे निक्की। मैं उन्हें रोता तड़पता छोड़कर वहां से चली आई। 3-4 दिनों तक असामान्य रही, फिर सब कुछ सामान्य हो गया।
एक दिन आकाश को चिंता मग्न देखा। पूछा तो मालूम पड़ा कि वो अपने पिताजी के नाम से एक भव्य सुख सुविधाओं से युक्त धर्मशाला बनवाना चाहती है। तो इसमें चिंता की क्या बात है? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम नहीं जानती, इस वक्त उसकी हालत खराब है। फैक्ट्री तो बंद होने की कगार पर है, कहीं उसने अपने पैसे मांग लिए तो? आकाश की शंका आधारहीन नहीं थी। दूसरे दिन सुना उन्हें हार्ट अटैक आया है, घर पर ही इलाज हो रहा है। उसके दूसरे दिन ही दूसरा अटैक आया था। जिस बहन को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे, वही उनकी संपत्ति की इकलौती वारिस बनी। धर्मशाला बने या न बने, उनका कर्ज चुकाऊं या ना चुकाऊं, अब सब मुझ पर था। आकाश ने नौकरी छोड़ दी, फैक्ट्री को नए सिरे से खड़ा किया, धर्मशाला की नींव रखी गई। आकाश दिन भर उसी में व्यस्त रहते। उनके कहे अनुसार उनकी डायरी चला न सकी, उससे अपने पास रखने का मोह त्याग न सकी। एक दिन वही डायरी आकाश के हाथ लग गई। उन्होंने पढ़ा होगा, तभी तो मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। भाई वाह, मेरी बीवी कवित्री भी है और आज तक मुझे खबर नहीं हुई। मुझसे इतना प्रेम कि मेरे लिए कविताओं की किताबें लिख डाली। आज इस खुशी में मिठाई तो होनी ही चाहिए। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकाल कर ले आए। मुंह खोलो। आकाश सुनिए तो। मैंने रोकना चाहा। कुछ नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्दी से मुंह खोलो। ये डायरी मेरी नहीं है, मेरे मुख से स्वतः ही निकल गया। ये भी न सोचा कि उनसे वादा किया था। वे चौंक पड़े। तुम्हारी नहीं है तो फिर किसकी? वे पन्नों को उलट पुलट करने लगे। मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। जिसकी है उसका कहीं नाम नहीं लिखा है। खैर, आप क्या उनकी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचानते? किसकी? उन्होंने धड़कते हृदय से पूछा था। छाया दीदी। मैं बात को पूरा न कर सकी, आंखें आंसुओं से भर गई। वो भी चढ़ते। कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। वे डायरी को एक किनारे रख चुपचाप पलंग पर लेट गए। मैं उनके पास पहुंची। उन्होंने मना कर दिया। डर था कि कहीं आप खुद को दोषी न ठहराएं, जबकि सारे फैसले खुद उनके थे। ये डायरी कॉलेज के ज़माने की है, उसी समय से वो आपको। प्लीज। वो एक छोटे से बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। अब कुछ भी न कहो, तुम नहीं जानती, मैं नहीं, मुझ जैसा इंसान दुनिया में कहीं और नहीं होगा। जिसने मुझसे प्रेम किया, ताउम्र जिसकी यादों को अपने हृदय से लगाया, एक तन्हा जीवन गुजार दिया। कभी मेरे ही मन में ख्याल आया था, पल भर के लिए ही सही, यदि वो मर जाती है तो मुझे उसका कर्ज। मैं अवाक थी। आज मुझे चेहरे के उन भावों के अर्थ समझ में आ रहे थे। अब तक ईश्वर से यही मांगा था कि हर जन्म में पति के रूप में आकाश ही मिले, लेकिन आज सोचती हूँ कि यदि उनका दूसरा जन्म हो तो पूर्णतः छाया दीदी के लिए, ताकि वो उनके निश्चल प्रेम के कर्ज को चुका सके, अपने इस अपराध का प्रायश्चित कर सके। आकाश की आंखों से अभी भी अविरल अश्रुधारा बह रही थी। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।